नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों के लिए। यहाँ पर रेपो रेट के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि रेपो रेट क्यों चेंजिंग नहीं की गई और जीडीपी ग्रोथ आप यहाँ पे जान पाएंगे कि जीडीपी ग्रोथ अगले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाली है, उससे नेक्स्ट अगले क्वार्टर में क्या रहने वाली है। लगातार 5 क्वार्टर की दोस्तों आपको मैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताने वाला हूँ। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक जीडीपी ग्रोथ का यहाँ पे क्या अनुमान रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। रिवर्स रेपो रेट क्या चेंज हुई है, रेपो रेट तो आपने जान ली, क्या रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे चेंज हुई है, तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे बात करेंगे कि ये सीधा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो कनेक्शन होता है, सभी ये कनेक्शन डायरेक्ट बैंकों से होता है, ठीक है। उसके अलावा जीडीपी का कनेक्शन तो पूरे इकोनॉमी से, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो इन्फ्लेशन है उससे डायरेक्ट है, ठीक है। महंगाई दर तो आपको पता है ही, तो अभी महंगाई दर क्या चल रही है वो भी आपको बताएंगे। महंगाई दर कितनी चल रही है, महंगाई दर किस दायरे में महंगाई दर होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मुख्य बैंक एचडीएफसी बैंक जो कि प्रमुख बैंक है। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक, अब इनके बारे में बात करेंगे। अब ये रेपो रेट से इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं चेंज हुआ तो क्या पड़ेगा इफेक्ट इन पे। और यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करेंगे, इनके टारगेट की बात करेंगे। साथ यहाँ पे कोटक बैंक की बात करेंगे, टारगेट की बात करेंगे। एसबीआई जो कि दिग्गज बैंक है, सरकारी बैंक है, इनके टारगेट की बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे यस बैंक की भी बात करेंगे। यस बैंक भी आपको पता है देश का, यस बैंक आपको पता है, यस बैंक को आप हल्के मत लीजिए। यस बैंक दोस्तों देश का 6ठा सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि 6ठे नंबर पे पूरे बैंकों में देखें तो यस बैंक 6ठे नंबर पे आता है भाई साहब। तो यहाँ पे यस बैंक दिग्गज बैंक है और टक्कर देता है। और अगर डिजिटल के मामले में देखें, डिजिटल जो कामकाज के मामले में देखें तो सारे सरकारी प्राइवेट सबको पछाड़ कर नंबर 1 पे डिजिटल कार्य यस बैंक का सबसे ऊपर है। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो आपके इसमें आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई शेयर मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे, मैं बात करने वाला हूँ पीएनबी की, यहाँ पे बात करने वाला हूँ पीएनबी के टारगेट की बात करेंगे। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, उसके टारगेट की बात करेंगे दोस्तों। साथ ही इसमें दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इंडियन बैंक की बात करेंगे, उसके टारगेट की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस के टारगेट की बात करेंगे। बीएससी शेयर की बात करेंगे, उसके टारगेट की बात करेंगे। और ये सारी चीज़ दोस्तों फटाफट कवर कर लेंगे इस वीडियो में क्या यहाँ पे। और कल के मार्केट के बारे में हमें बात करेंगे, कल का क्या मार्केट किस प्रकार यहाँ पे रह सकता है। ग्लोबल संकेत की बात करेंगे, अभी के क्या ग्लोबल संकेत चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं और अभी की ग्लोबल संकेत में डाउ जोन्स सारा यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्या मार्केट चल रहा है, कल की क्या स्थिति है। साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी और ऑप्शन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज एक्सपायरी यहाँ पे निफ्टी को ही चुकी है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी सेंसेक्स पे भी यहाँ पे बात कर लेंगे। 1 बाय 1 यहाँ पे दोस्तों सारी चीजें यहाँ पे कवर कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे दोस्तों और जो रेलवे स्टॉक्स है और रेलवे के जो पॉपुलर स्टॉक्स है उनके आईआरएफसी, इरकॉन और आईआरसीटीसी और आरवीएनएल। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों डिफेंस के एक स्टॉक्स है जो हाल उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं और कोचिन शिपयार्ड की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 इतनी सारी पॉइंट्स यहाँ पे दोस्तों कवर किए। तो रेपो रेट के बारे में यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए, उसके बाद में इसमें इस वीडियो को दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में यहाँ पे मजा आने वाला है, सारे पॉइंट्स यहाँ आपके कवर होने वाले हैं। रेपो रेट को लेकर आया बड़ा फैसला, जाने बढ़िया घटी आपके लोन की ईएमआई। आपको बताएं दोस्तों कि अगर रेपो रेट में अगर बढ़ोतरी होती है तो आपके लोन की ईएमआई में जो कई बार जैसे कि फिक्स पे नहीं होती, जिनकी ईएमआई फिक्स होती है, कई बार क्या होता है बैंक फिक्स करता था कि आपकी ईएमआई अगले 5 साल के लिए फिक्स है, कि जैसे कि 11.90 है तो 11.90 रहेगी। रेपो रेट कितनी बढ़ जाए कितनी घट जाए फिक्स होती है पहले ही, वो उसके लिए मतलब आपको सिग्नेचर वगैरह यानी कि करने होते हैं और फिक्स में आपको लेना होता है। कई बार क्या होता है कि मैं चेंजिंग में लूंगा, अगर बढ़ेगी तो मैं ईएमआई बढ़ने की तैयार हूँ, लेकिन घटेगी तो उसका मुझे फायदा होना चाहिए, तो मैं घटेगी तो ईएमआई मेरी घटनी चाहिए। तो ये ओपन पे लेते हैं तो ओपन में ये जो ईएमआई है वो चेंजिंग होती रहती है, जैसे बढ़ेगी तो ईएमआई बढ़ जाएगी, घटेगी तो ये उसको फायदा कस्टमर को मिलता है। और कई बार क्या होता है कि कस्टमर फिक्स में रहता है तो बढ़ेगी तो भी उसको बढ़ेगी तो उसको फिर फायदा है, घटेगी तो लेकिन उसको नुकसान है, क्योंकि उसकी तो जो बढ़ी हुई जो पहले फिक्स थी वही रहेगी। तो यहाँ पे 6 अगस्त को दोस्तों ये बैठक शुरू हुई थी और आज इसका ऐलान हुआ है। और इसमें ये 11 बार ऐसा हो चुका है कि 11 बार की ये बैठक में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं हुई है, यानी कि ये लगा 8वीं बार जो पॉलिसी है और 8वीं बार ये पॉलिसी है और 8वीं बार सॉरी यहाँ पे 11 बार बोल गया मैं, ये 8 बार ये पॉलिसी जो आई है लगातार 6.5% पर इसने रखने का यहाँ पे ऐलान किया है, यानी किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना तो रिवर्स रेपो रेट में ना दोस्तों रेपो रेट में। तो रेपो रेट है दोस्तों वो आपको पता है
6.50 की रेपो रेट है, और रेपो रेट जो 6.50 की है। और वहीं दोस्तों बात करें रिवर्स रेपो रेट, वो है 3.35% पे यहाँ पे बरकरार रखा है। और एमपीसी की जो बैठक में यहाँ पे एसडीएफ दोस्तों 6.25% रखा है, और एमएसपी दोस्तों यहाँ पे 6.75% यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे जो केस रिजर्व अनुपात है वो 4.50 रखा है, और एसएलआर 18% पर यहाँ पे यथावत यहाँ पे रहेगा। तो आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे चेताया है, थोड़ा अलर्ट भी यहाँ पे किया है कि यहाँ उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्थिति की बेहतरी यहाँ पे चुनौतीपूर्ण है, यानी कि ग्लोबल की स्थिति है दोस्तों बहुत चिंताजनक है, चुनौतीपूर्ण है। कुछ देशों के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती के बारे में सोच रहे हैं, जबकि कुछ देश यहाँ पे बढ़ोतरी की सोच रहे हैं। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक की यहाँ पे जो भारतीय बैंक है उसकी निगाहें बनी हुई है। वो यहाँ पे चाहते हैं कि पहले जो देश है और भी बड़े देश है, या कुछ जो देश हैं शक्तिशाली देश है या विकसित देश है, वो किस प्रकार का एक्शन लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। और कुछ देश यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे कट करना चाहते हैं, सॉरी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों में चेंजिंग हुआ होगा। तो किसी में चेंजिंग यानी कि कम करना चाहते हैं, कोई बढ़ाना चाहते हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे दोस्तों जीडीपी ग्रोथ के बारे में इंपोर्टेंट आपको बहुत यहाँ पे बड़ी अपडेट दोस्तों जीडीपी ग्रोथ के बारे में मिल रही है कि जीडीपी ग्रोथ 2025 के लिए 7.2% का अनुमान लगाया है। और आपको बता दें कि उन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था, यानी कि जीडीपी जो ग्रोथ की फर्स्ट जो तिमाही है उसमें 7.3% का अनुमान लगाया था, लेकिन भाई साहब वहां से अनुमान यहाँ पे घटकर नीचे आ चुका है। अब वो बता रहा है कि 7.1% यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। लेकिन दूसरी तिमाही में वो 7.2% का अनुमान लगा रहे हैं, तीसरी तिमाही में 7.3 का अनुमान लगा रहे हैं, और चौथी तिमाही में फिर से 7.2% रहेगी। इस प्रकार यहाँ पे एवरेज देखें तो 7.2% दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। वहीं 2026 सुना आपने, 2026 तक का यहाँ पे दोस्तों रियल जीडीपी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे 7.2% तक रहने का अनुमान लगा है। पहली तिमाही की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि Q5 यानी कि 5 क्वार्टर लगातार आपको यहाँ पे मैं जीडीपी ग्रोथ बताने वाला हूँ। तो 5 क्वार्टर आप यहाँ पे देख चुके हैं। पहला क्वार्टर यहाँ पे देख सकते हैं ये 7.1% 2025 में, उसके बाद दूसरे में 7.2, तीसरे में 7.3, दोस्तों चौथे में 7.2%, और 2026 के यानी कि पहले क्वार्टर में यानी कि ये हो गया लगातार 5वां क्वार्टर, तो ये 7.2%। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 लगातार 5 क्वार्टर की आपको यहाँ पे अपडेट दी है। साथ दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे महंगाई के आंकड़ों पे यहाँ पे इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। महंगाई का दोस्तों जो आंकड़ा है, जो यहाँ पे आरबीआई का जो दायरा है वो चाहता है कि 2 से लेकर 6% के दायरे में रहे। तो जून में खुदरा महंगाई दर 4 महीने के उच्च स्तर पर यहाँ पे चली गई थी और 5.08% पर यहाँ पे थी। तो अब इसके अगर इसके नीचे आती है, ठीक है, तब जाके दोस्तों रेपो रेट में कोई कटौती की संभावना यहाँ पे कोई कम ही है कि इसके नीचे आते तब तक रेपो रेट में कोई संभावना यानी कि नहीं है। अगर इसके नीचे कोई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर इसके नीचे आती है 5.08% के नीचे आती है, तब जाकर रेपो रेट में कटौती की सोचा जाएगा। अदरवाइज इसमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती रहेगी तो रेपो रेट में कोई किसी प्रकार की कटौती की संभावना यहाँ पे होने वाली नहीं है। यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 8 बार अपडेट बताया गया है और यहाँ पे नीचे 9 बार यहाँ पे अपडेट बताया गया है। यानी कि फरवरी 2023 में दोस्तों ये जो 8 फरवरी 2023 में रेपो रेट पे बदलाव किया गया था, तब से लेकर यहाँ पे 8 फरवरी 2024 में चला गया है और 8 अगस्त 2024 आ गया है। तो लगातार 1.5 साल के लगभग समय हो चुका है, लेकिन किसी प्रकार का दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो अपडेट है स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं फटाफट दोस्तों। यहाँ पे सारे स्टॉक्स यहाँ पे कवर करते हैं। मार्केट गिर रहा था आज देख सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक का दोस्तों आज शेयर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे तेजी के साथ आज बना हुआ है। यानी कि बैंक निफ्टी आज भयंकर तरीके से, सेंसेक्स आपको पता है 600 700 700 800 200 सेंसेक्स यहाँ पे गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा जितना सेंसेक्स यहाँ पे गिरा है। उसको संभालने का कारण था एचडीएफसी, क्योंकि एचडीएफसी का वेटेज दोस्तों यहाँ पे 27-28% यहाँ पे एचडीएफसी का वेटेज है, इस वजह से यहाँ पे इसने बचा के रखा। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी माइनस में आया, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक गिर गया और आपको बताएंगे भी कोटक बैंक गिर गया, एक्सिस बैंक गिर गया और एसबीआई गिर गया। इस वजह से यहाँ पे आज बैंक निफ्टी संभल नहीं पाया, सिर्फ एक अकेले बैंक की तक संभाल पाता। तो आज एचडीएफसी बैंक यहाँ पे उछाल में, लेकिन एचडीएफसी बैंक के डाटा देखें तो 5 दिन में भाई साहब एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पे देख सकते हैं डाउन में है। 1 महीने का दोस्तों इसको डाटा अगर आप देखते हैं एचडीएफसी बैंक के डाटा, तो यहाँ पे 1 महीने में 4 रुपये तेज है, 6 महीने में इसको डाटा देखें तो 6 महीने में 16% यहाँ पे तेज है, 237 पॉइंट। और ईयर टू डेट से देखें तो अभी भी माइनस में है। ईयर टू डेट यहाँ पे देखें और यहाँ पे 1 साल के इसके 200 डाटा देखें तो
एक साल भी माइनस में, यानी कि एक साल से इसने किसी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो HDFC पे अब यहाँ पे फोकस है। अगर मार्केट यहाँ पे दोस्तों HDFC बैंक यहाँ पे 1650 के लेवल को ब्रेक करता तो इसमें आपको अच्छी खासी तेजी 1750 1850 तक जाती दिखाई देती है। अगर 1650 के लेवल का HDFC बैंक ब्रेक करता है तो आपको इसमें बैंक निफ्टी की जो गिरावट के साथ HDFC बैंक आपको 1550 और 1520 के टारगेट भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी गिरेगा तो HDFC बैंक यहाँ पे और बैंकों के साथ ये भी लपेटे में आने वाला 1600 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अपन ले लेते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक दोस्तों आज यहाँ पे आपके सामने कमजोर है, और ICICI बैंक के अगर डाटा की बात करें तो यहाँ पे आज ICICI बैंक लगभग 1% के सॉरी यहाँ पे आधे % से ज़्यादा यहाँ पे कमजोर है, और यहाँ पे 7 रुपये से ज़्यादा कमजोर है, और 1164 रुपये के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। और इसने बैंक निफ्टी को आज नीचे की साइड पे पकड़ के रखा है, ऊपरी इस तरह पे देख सकते हैं कि गया ही नहीं। ICICI बैंक की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 1170 के लगभग थी, वहीं पे इसने देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे वापस दोबारा गया, उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे, और कंटिन्यू मार्केट क्लोज होने तक नीचे ही यहाँ पे रहा। और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 1172 थी, और वहां से ये देख सकते हैं कि 7-8 रुपये यहाँ पे डाउन है। तो इसके दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट लेवल की 5 दिन में किस प्रकार का परफॉर्मेंस है इसका, जो 31 रुपये यहाँ पे माइनस में है, और 6 महीने में देख सकते हैं अभी 17 रुपये तेज है। ईयर टू डेट से अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 16% तेज है। एक साल के डाटा देखें तो यहाँ पे 18% ये तेज है। लेकिन इसमें दोस्तों बात करें ICICI बैंक की तो यहाँ पे 1150 पे यहाँ पे सपोर्ट है। 1150 का सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें 1100 रुपये तक के और 1075 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ICICI बैंक में। अगर ICICI बैंक दोस्तों यहाँ पे ऊपर के लिए यहाँ पे 1150 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, इसमें वापस से 1200 रुपये 1190 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकआउट इसमें अभी नहीं है। एक्सिस बैंक पे देख सकते हैं आज यहाँ पे फ्लैट रहा, किसी प्रकार का यहाँ पे एक्सिस बैंक में कोई यहाँ पे ओपन यानी कि उतार चढ़ाव तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन फ्लैट रहा पूरे दिन। यहाँ पे देख सकते 2 रुपये की यहाँ पे कमजोरी है, और 1130 1140 के लेवल को ये बरकरार करता हुआ लास्ट में यहाँ पे 1134 पे इसने क्लोजिंग दी। इसका 1 महीने का देख लेते हैं डाटा, 12% डाउन है, 6 महीने के अंदर तेजी है, और 1 साल के अंदर इसमें दोस्तों 20% यहाँ पे मुनाफा कमा पाए हैं। तो एक्सिस बैंक की अगर दोस्तों बात करें तो ये जो एक्सिस बैंक है यहाँ पे इसी रेंज में दोस्तों ये अगर 1150 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपरी स्तर पे जाता है तो 1150 से वापस लौट के आ सकता है, और ये आपको 1100 रुपये तक के भी टारगेट एक्सिस बैंक आपको दिखा सकता है। तो आपको इस चीज पे नजर बना के यहाँ पे रखनी होगी। इसका ट्रेंड देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड है, देख सकते हैं यहाँ पे देख कंटिन्यू ट्रेंड देख सकते हैं, इसको ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। ये 1 साल के डाटा की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल में देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे नीचे आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको अब 1100 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है अगर 1150 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो। कोटक बैंक की बात करें, दिग्गज कोटक बैंक दोस्तों, यहाँ पे कोटक बैंक के अंदर भी यहाँ पे आज की जो कल की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग के दम क्लोजिंग के रेजिस्टेंस के दम पे ही कोटक बैंक देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे नीचे की साइड में इसने पूरा ट्रेड दिखाया। यानी कि जो 1776 की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग की लाइन डॉट उसके ऊपर गया वापस नीचे, फिर इसके आसपास गया वापस नीचे, फिर गया फिर नीचे, 4-5 बार गया है, 4-5 बार इसके नीचे ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, और इसके नीचे बार बार ये लुढ़का। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस कल की क्लोजिंग इसने यहाँ पे आज रेजिस्टेंस बनाया है। और कोटक बैंक के लिए नेक्स्ट लेवल जो रहेंगे दोस्तों यहाँ पे ईयर टू डेट पे एक बार चार्ट को इसको देख लेते हैं किस प्रकार यहाँ पे रहा है। ईयर टू डेट में 1 साल में भी इसमें नेगेटिव रिटर्न है 3% के। तो यहाँ पे दोस्तों कोटक बैंक के लिए आपको 1750 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें 1700 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। 1750 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो इसमें नेगेटिव यहाँ पे आपको डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये टॉप यहाँ पे बनता है, टॉप हर बार नीचे बन रहा है। ये देखते हैं टॉप के पास आ गया तो ये दोस्तों डबल टॉप बन चुका है। मार्केट अब नीचे की साइड में करेक्शन दे रहा है और ग्लोबल संकेत भी यहाँ पे डाउन है। कोटक बैंक आपको 1800 रुपये के ऊपर ही संभलता हुआ दिखाई देगा। अगर 1800 रुपये को ब्रेक नहीं करता तो कोटक बैंक आपको डाउन साइड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों शेयर की बात करें तो आज यहाँ पे 1% से ज्यादा डाउन है। ये पीएसयू दोस्तों, पीएसयू में ज्यादा इसका वेटेज है। बैंक निफ्टी में इसका 1-2% का 3% तक का वेट हो सकता है, ज्यादा वेट नहीं है इसमें। अगर आज देखें तो यहाँ पे 1% डाउन है, और दोस्तों 5 दिन में देखें तो भी 2.5% डाउन है। अगर दोस्तों 1 महीने में देखें तो 8% माइंड ब्लोइंग 8% दोस्तों इसमें करेक्शन आ चुका है 1 महीने के अंदर। अगर दोस्तों इसमें देखें 6 महीने के अंदर तो 6 महीने भी डाउन है। ए टू डेट से देखें तो सिर्फ 3% तेज है, और 1 साल में देखें तो 23% यहाँ पे तेज है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए दोस्तों जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, अगर ये 200 यहीं से इसमें कंटिन्यू रेजिस्टेंस है, अगर ये 250 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहता है, यहाँ पे 250 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है, 250 का ये लेवल है, इसके ऊपर नहीं जाता है तो इसमें कंटिन्यू डाउनफॉल होता हुआ 230 का टारगेट आपको मिल सकता है, और 220 का भी इसमें टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। कोचिन शिपयार्ड यानी कि टिक्कर सेल की यहाँ पे दोस्तों बात आ गई है और यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड में लगातार 7वें दिन यहाँ पे गिरावट, माइंड ब्लोइंग दोस्तों 7वें दिन लगातार कोचिन शिपयार्ड में यहाँ पे गिरावट होती हुई और आज की गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं 2% के लगभग की गिरावट है और 41 रुपये यहाँ पे कमजोर है। 23 रुपये के भाव पे आ चुका है भाई साहब शेयर, 3000 रुपये के भाव पे था और वहां से गिरकर 23 रुपये के भाव पे आ चुका है और 21 रुपये का लो लगा चुका है, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक दिन का डाटा आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें देख सकते हैं, ऊपरी स्तर पे जाता है, वापस से गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट यहाँ पे रहती है और लास्ट के ट्रेडिंग हाउस आवर्स में तो जबरदस्त गिरावट आई है। 5 दिन में देखें तो 5 दिन में कितना करेक्शन आ चुका है, 10% का करेक्शन 5 दिन के अंदर। 264 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। एक महीने का दोस्तों इसका डाटा देखें तो एक महीने में 17% डाउन है। 6 महीने का डाटा देखें तो 6 महीने में मल्टी बेगर रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। 6 महीने के अंदर यहाँ पे 150% तेज है, जो कि इतना करेक्शन के बाद में 150% तेज है, नहीं तो ये 200% यहाँ पे 6 महीने में तेज है। ईयर टू डेट के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, ईयर टू डेट के अंदर 238% तेज है करेक्शन होने के बाद में। और एक साल का डाटा देखेंगे आप तो चौंक जाएंगे, 600% के रिटर्न भाई साहब। एक साल के डाटा 1974 यहाँ पे रुपए ये तेज है और अभी भी यहाँ पे एक साल में करेक्शन के बाद इतना तेज है। यहाँ पे इसके जो अब लेवल्स है आपको मैं बता देता हूँ, कोचिन शिपयार्ड के जो लेवल है 2000 का दोस्तों ये सपोर्ट है, 2000 का यहाँ पे सपोर्ट है। अगर 2000 रुपये तक का लेवल ये आपको आ सकता है, क्योंकि 21 का लेवल, 21 रुपये का लेवल यहाँ पे दिखा दिया। अगर 2000 के लेवल के पहले समझता है तो इसमें दोस्तों वापस खरीदारी आ सकती है, लेकिन जैसे ही 2000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो इसमें आप 1800-1500 रुपये तक का भी टारगेट देख पा सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में, क्योंकि एक्सपर्ट ने भी यहाँ पे कहा है कि अभी ये शेयर बहुत महंगा है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। अगर 2000 का सपोर्ट ये लेता है दोस्तों तो यहाँ से इसमें तेजी वापस 2500-2800 के टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसमें डाउन साइड में 2000 के लेवल को ब्रेक किया तो इसमें और नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। दिग्गज बैंक दोस्तों पीएनबी की बात करते हैं और पीएनबी के अंदर आज यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे देख सकते हैं 2% लगभग इसमें भी गिरावट है। पीएनबी भी 114 रुपए पे आ चुका है और अभी इसने हाल ही में 52 के 140 का लगाया और आज इसमें लगभग 1.5% 2% की यहाँ पे गिरावट है। और आज ये पिछली क्लोजिंग के ऊपर पूरे दिन भर में टिक नहीं पाया। पिछली जो क्लोजिंग आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, देख सकते हैं 116 रुपए के लगभग, और उसी को बार बार रेजिस्टेंस इसने बनाया, वापस उसके आसपास के फिर से नीचे गिरावट, फिर इसके आसपास आता है, फिर कंटिन्यू यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेंड के अनुसार कंटिन्यूस में गिरावट यहाँ पे आती हुई और लगातार सेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं नीचे के साइड में लेवल दिखाई दिए और 114 पे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो पीएनबी बैंक के लिए दोस्तों अगर यहाँ पे एक साल के डाटा के पीएनबी बैंक में देखें तो इसमें अभी 83% का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तेजी है। तो पीएनबी बैंक दोस्तों यहाँ पे अब रेजिस्टेंस अप साइड में यहाँ पे लिया है। तो पीएनबी बैंक दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू अगर ये 120 का यहाँ पे 121-22 का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर ये स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पीएनबी बैंक कंटिन्यू आपका 105 और 100 रुपए की रेंज पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट में दबाव आएगा तो पीएनबी बैंक में डेफिनेटली यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। अगर 120 के ऊपर ही निकलता है, 120 122 21 के लेवल को निकलता है, फिर इसमें वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। बीएससी शेयर की बात करते हैं और अंतिम स्टॉक दोस्तों बीएससी की बात करते हैं तो जबरदस्त इसमें आज उछाल, आज ये पूरे दिन का दोस्तों बीएससी का जो आप कामकाज देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार का बीएससी का कामकाज है। ऊपर खुला मार्केट 2600 के लगभग यहाँ पे मार्केट खुला और 200 पॉइंट तेज खुला और 10% यहाँ पे 2600 रुपये के ऊपर खुला था मार्केट, 2650 के लगभग, तो 210% तेज खुला था और मार्केट पूरे दिन देख सकते हैं इस रेंज में यहाँ पे कारोबार यहाँ पे करता हुआ, यानी कि ऊपर खुला और 8% यहाँ पे तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग रही और 2% सिर्फ यहाँ पे डाउन मार्केट ने यहाँ पे गवाया है। तो आज की यहाँ पे 8% तेज है और 190 पॉइंट तेज है, तो आज मार्केट ऊपर खुलकर ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अभी भी 5 दिन में अभी भी देख सकते हैं आधे % डाउन है बीएससी। एक महीने में देखें दोस्तों 8% तेज है, 6 महीने में आपको यहाँ पे 3% तेजी मिलेगी और ईयर टू डेट में आपको यहाँ पे 17% की तेजी मिलेगी और एक साल में देखें तो यहाँ पे 200% की अभी भी इसमें तेजी आपको दिखाई दे रही होगी बीएससी में। तो बीएससी के लिए यहाँ पे अभी मजबूत संकेत है। बीएससी आपको यहाँ पे 2000 रुपए का यहाँ पे सपोर्ट के साथ यहाँ पे जिनके पास होल्डिंग है 2000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाई है और बीएससी आपको यहाँ पे 3000 का टारगेट और 4000 का टारगेट और बीएससी यहाँ पे 5500 रुपए तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है आगे आने वाले 1 से लेकर 3 साल के अंदर। बीएससी जबरदस्त स्टॉक है। बीएससी में यहाँ पे किसी प्रकार का मार्केट के अगर ये मार्केट में गिरावट आती है तो भी बीएससी मार्केट की गिरावट को ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकता है। बीएससी दोस्तों यहाँ ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट में क्रेश आएगा ग्लोबल मार्केट में तो भी इसमें करेक्शन तो आएगा, ऐसी बात नहीं करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन इसमें उछाल इस प्रकार का आएगा कमबैक आएगा तो ये वापस से अपने हाई लेवल को मेंटेन करता हुआ दिखाई दे सकता है बीएससी। तो बीएससी में यहाँ पे अगर बिना कोई ग्लोबल कोई करेक्शन नहीं, ग्लोबल में कोई करेक्शन नहीं होता है, वार नहीं होता है, थर्ड वार की बात चल रही है और भी कई चीजें यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है। किसी प्रकार ग्लोबल अमेरिका में जो मंदी के संकेत आ रहे हैं ऐसे किसी प्रकार ग्लोबल इफेक्ट नहीं
आते हैं तो BSE आपको यहाँ पे डेफिनेटली 2000 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे आपको 3000 के टारगेट दिखा सकता है, उसके बाद में 4000 के 5050 के टारगेट दिखा सकता है आने वाले 1 से लेकर 3 साल के अंदर। अगर यहाँ पे ग्लोबल दोस्तों संकेत इसमें अगर जो मार्केट ग्लोबल मार्केट टूटता है तो ये 2000 के लेवल को ब्रेक किया तो आपको समझ लीजिए ये 1500 और 1100 रुपए तक का लेवल भी दिखा सकता है। ग्लोबल मार्केट टूटेगा इसका मतलब आपको समझ रहे हो कि कम से कम बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी 15,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा तब जाके ये बात इसमें होने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? निफ्टी में कम से कम निफ्टी के अंदर आ जाएगा कम से कम 8,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी यहाँ पे आपको समझ जहाँ पे 18,000 16,000 पर निफ्टी आ जाएगा तब जाके ये BSE में ये लेवल आपको देखने मिलेंगे, तब इसको बोलते हैं करेक्शन। नहीं तो ये दो GTL इंफ्रा की यहाँ पे बात करते हैं तो GTL इंफ्रा के अंदर आज यहाँ पे देख सकते हैं अपर सर्किट यहाँ पे चला गया तो उसके पश्चात भी अपर सर्किट तो नहीं रह पाया पूरे दिन, लेकिन यहाँ पे अभी भी 2.5% तेज है GTL इंफ्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया GTL इंफ्रा में यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे इसमें तेजी आ सकती है। अगर इसके 5 दिन के डाटा देखें तो यहाँ पे नेगेटिव आपको जरूर दिखाएगा 5 दिन के डाटा, लेकिन अभी भी 5 दिन के डाटा भी यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 महीने के डाटा यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि 1 महीने से यहाँ पे गिर कर आया है तो अभी 1 महीने में 27% यहाँ पे डाउन है, माइंड प्रोबिंग। और लेकिन 6 महीने का डाटा देखें तो चौंक जाओगे आप, 23% तेज है, ईयर टू डेट 110% तेज है और एक साल में देखें तो 300% की तेजी यहाँ पे देख सकते किस प्रकार यहाँ पे रॉकेट बनाई है शेयर और वापस से रॉकेट बनने की तैयारी में फिर से यहाँ पे अप साइड में जाने के लिए तैयार है GTL दोस्तों इंफ्रा। तो GTL इंफ्रा के लिए दोस्तों आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ग्लोबल मार्केट में मंदी आएगी तो ये किसी प्रकार का कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगने वाला, सबका पैसा डूबेगा तो डूबेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी देखते रह जाओगे, कोई भी एक्सपर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। ग्लोबल मार्केट टूटेगा तो पूरा यानी कि जो वॉरेन बफेट के भी टूटेंगे, बड़े हुए दिग्गज है अडानी अंबानी टाटा बिरला सबका जितने भी है चाहे वो एलन मस्क का सबके शेयर यहाँ पे टूटने वाले हैं, तो आप यहाँ पे आपका शेयर क्या बच जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट अगर मंदी आएगी दोस्तों स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करेगा, सबका पैसा यहाँ पे नीचे आने वाला है, सबका पोर्टफोलियो। अगर ग्लोबल मार्केट में मंदी नहीं आती है, ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहता है, ये देखो 500 हज़ार पॉइंट का करेक्शन तो मामूली बात है, लेकिन मार्केट में 15 हज़ार पॉइंट का करेक्शन इंडेक्स में आ जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केट में मंदी। यानी कि जो बड़ा इंडेक्स है जैसे कि सेंसेक्स है, सेंसेक्स 20,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा ना तब मानेंगे उसमें ग्लोबल मार्केट में मंदी। और बैंक निफ्टी 15,000 का करेक्शन और निफ्टी में कम से कम 8 से लेकर 7,000 पॉइंट का करेक्शन तब उसको ग्लोबल मार्केट में। और अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में उसमें कम से कम 10,000 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए तब ठीक है। और नास्डा के अंदर कम से कम उसमें आना चाहिए अब कम से कम नास्डा के अंदर 4-5 हज़ार पॉइंट का करेक्शन ठीक, तब जो उसको मंदी मानेंगे तब जाके ये स्टॉक सारे वापस से अंडर पड़ते दिखाई देंगे। और GTL इंफ्रा आपको जो ग्लोबल अगर मंदी आ गई तो GTL इंफ्रा का शेयर भी आपको वापस से 1 रुपये और 0.70 पैसे भी के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे ग्लोबल मार्केट में आपका GTL इंफ्रा हो चाहे कोई सा आपको दिग्गज रिलायंस का शेयर भी है जो आपकी ग्लोबल मंदी आएगी तो उसमें रिलायंस शेयर अभी आपको 29 रुपये दिखाई दे रहा है, रिलायंस शेयर आपको 1100 रुपये 1000 रुपये के लेवल को ब्रेक कर सकता है नीचे की साइड में ठीक है। तो वो सारे सबके बाद सबके ऊपर है, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टॉक के बारे में। HDFC बैंक का शेयर आपको 500 के 500 नीचे मिल जाएगा, BSE का शेयर आपको बताया 1000 रुपये मिल जाएगा, इसी प्रकार ICICI बैंक ये ज़्यादा टूटने वाला ये आपको 200-300 रुपये मिल जाएगा ठीक है। तो लेकिन ये कब होगा दोस्तों, जब मार्केट में जब मैंने आपको बताया ना बैंक निफ्टी 15 हज़ार पॉइंट का करेक्शन होगा तो बैंक निफ्टी में 15 हज़ार पॉइंट का करेक्शन कहाँ से होगा, इन शेयरों से तो होगा, इन शेयरों का वेटेज है तभी वेटेज शेयर गिरेंगे तो बैंक 15,000 पॉइंट गिर जाएगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कोई मंदी नहीं आती तभी स्टॉप लॉस यहाँ पे काम करेगा। आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट का संतुलन बना रहता है। तो ये यहाँ पे दोस्तों 4 रुपये 35 पैसे का टारगेट, उसके बाद में 5 रुपये 50 पैसे का टारगेट और 7 रुपये तक के इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जल्दी ही टारगेट आप उसमें 3.5 रुपये भी देख पाएंगे अगर ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक ठाक रहे। तो GTL इंफ्रा का ये अपडेट रही दोस्तों, आपके सामने बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज यहाँ पे फिर से 24 रुपीज़ के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था यस बैंक में दबाव रहेगा क्योंकि यस बैंक में दबाव के पीछे का रीजन है ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़े हुए और आज रेपो रेट के अंदर भी कोई यहाँ पे किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है तो यस बैंक में दबाव आना ही था। और साथ ही दोस्तों बात करें सबसे बड़ा दबाव है ग्लोबल जो इफेक्ट यस बैंक जो दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो बड़ा जो इफेक्ट है
कि आरबीआई ने यहाँ पे दोस्तों मना किया और यहाँ पे छूट देने से, और जो यस बैंक में जो 51% की जो होल्डिंग लेने वाली हैं उनको यहाँ पे सतर्क किया है कि आप यहाँ पे दोबारा विचार कीजिए। और यहाँ पे बैंक ने भी साफ मना किया है, हमारे किसी प्रकार कोई यहाँ पे बिकवाली नहीं है से यानी कि स्टॉक के लेकर, और किसी प्रकार की किसी से कोई डील नहीं है। और यहाँ पे जो अबू धाबी बैंक ने वो उसने क्लियर किया कि हमारी कोई डील नहीं है। अब यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जापान का जो एक बड़ा जो बैंक है वो भी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर होगा कि जापान का बड़ा बैंक यहाँ पे पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस बैंक के लिए अपडेट ये है कि यस बैंक में यहाँ पे जो 22 रुपये का सपोर्ट है, अगर ये मेंटेन करता तो यस बैंक वापस आपको 27-27 का टारगेट, 27-50 का टारगेट, उसके बाद में 27-50 ब्रेक करता तो 30 और 35 का टारगेट इस लेवल में दिखा सकता है। 22 रुपये को ब्रेक करता है यस बैंक आपको 20 रुपये पे आके सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। 20 पे सपोर्ट यस बैंक बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे लेता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 20 रुपये की रेंज यस बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5 दिन के अंदर आज यहाँ पे देखे तो फ्लैट लगभग ½ गिरावट, 5 दिन में 7% टूट चुका है, 1 महीने में 7% टूट चुका है, 6 महीने के अंदर 20% डाउन है। 6 महीने से लगातार यस बैंक गिर रहा देख सकते हैं, 20% डाउन है। ईयर टू डेट अभी 5% तेज है, और 1 साल के अंदर देखें तो 42% 1 साल के अंदर यहाँ पे तेज है। अब 42% में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 साल के अंदर यस बैंक में यहाँ पे दोस्तों 20 रुपये का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। देख सकते हैं 20 रुपये का जो लेवल है यस बैंक 1 साल से इसको मेंशन करता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल से जब से 20 रुपये के ऊपर यहाँ पे निकला 2024 में, 2024 से ले ईयर टू डेट यानी कि 2008 महीने में अभी तक 20 रुपये के नीचे नहीं गया है। तो यस बैंक में 20 रुपये का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। 20 रुपये का सपोर्ट यस बैंक बिल्कुल बना के यहाँ पे रखने वाला है, यहाँ पे 90% की संभावना। बाकी ग्लोबल मंदी आएगी तो फिर आपको पता है जब जीटीएल इंफ्रा भी 0.70 आएगा, रिलायंस यहाँ पे 1000 के नीचे आएगा, आईसीआईसीआई बैंक 200 आएगा, ग्लोबल मंदी आएगी तो यस बैंक आपको यहाँ पे 10 रुपये के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। यही जिसका ध्यान देगा 10 रुपये के नीचे 7 रुपये के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ग्लोबल मंदी जब मैग्नीट्यूड 15,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा तब की बात ही है, नहीं तो ठीक ठाक यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा सेंटीमेंट रहा तो यहाँ पे यस बैंक आपको 20 रुपये के सपोर्ट के साथ यहाँ पे आपको जो मैंने टारगेट बताए हैं आपको यहाँ पे 27-50 वापस, जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही तो था 27-50 का लेवल, और ये जो लेवल ये देखिए दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये 30 रुपये का लेवल यहाँ पे, उसके बाद में ये जो 32-33 का लेवल है ये आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में, कभी इसका सपोर्ट ये बरकरार रखता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।